राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम जो हमारा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, इसके भी सेशन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए एनर्जी के साथ इस सेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के हम समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको इस सेशन में डिस्कस कराएंगे। तो देखिए आपने अभी 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा समलंब चतुर्भुज के बारे में, आपने पढ़ा पतंग के बारे में और साथ में आपने पढ़ा किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब इस सेशन में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो 3 चीज़ क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली अभी हम इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ विशिष्ट टाइप के जो हमारे समांतर चतुर्भुज हैं और कोशिश करेंगे उनसे रिलेटेड सवालों को हल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या एक टॉपिक है, पूरा टॉपिक ही है। देखिए ये है हमारा चौथा टाइप का क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। क्लियर? तो यहाँ हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। क्लियर? बेसिकली जो पतंग होती है ना, हमने पतंग के बारे में पढ़ा था कि पतंग इस टाइप से होती है, 4 रेखाओं से बनी होती है। उसके जो आसन्न रेखाएं होती हैं उनके जो युग्म होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के बराबर होगा, ये एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? पतंग के बारे में। तो पतंग जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर नहीं है क्योंकि इसकी जो सम्मुख रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, आसन्न रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्लियर? तो पतंग जो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है कि विशेष स्थिति के रूप में हमें एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। उसी की यदि एक विशेष स्थिति बनाएं तो उसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये देखिए आप ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा, 4 रेखाएं हो गई। पहले तो इन सबकी माप एक दूसरे के बराबर हो गई तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये पतंग हो गया। तो एक ऐसा चतुर्भुज जो समांतर भी हो, जो देखिए एक ऐसा चतुर्भुज जो समांतर भी हो और पतंग भी हो, उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज, अर्थात उसको हम कहते हैं रोम्बस। समझ में आया? तो रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जो समांतर भी होता है और जो पतंग भी होता है। तो पतंग की ही एक विशेष स्थिति जिसमें पतंग समांतर चतुर्भुज भी बन जाती है, उसी विशेष स्थिति को हम रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आप ये समझिए, एक एक्टिविटी है कि आप यदि किसी पतंग की काट करते हैं, ठीक है, तो जब आप ABC के अनुदेशित काट कर खोलते हैं तो आपको एक पतंग प्राप्त करते हैं। वहीं पे यदि आप लंबाई AB इस तरीके से करते हैं तो आपको AB किसके बराबर मिलेगी? BC के बराबर मिलेगी। तो इस तरीके से भी आपको पतंग मिल रही है, इस तरीके से भी आपको पतंग ही मिल रही है। लेकिन ये जो पतंग होगी ये नॉर्मल पतंग होगी, जबकि ये जो पतंग होगी इसमें हमने रोम्बस कट लगा दिया, मतलब हमने जो भुजाएं हैं उनको बराबर लगा के, AB और BC को एक बराबर लगा के कट लगाया। तो अब जो आपको पतंग मिलेगी वो क्या कहलाएगी? समचतुर्भुज कहलाएगी, अर्थात रोम्बस कहलाएगी। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कोई चीज़ समझाने की जरूरत तो नहीं है इसमें। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, परंतु पतंग की स्थिति में ऐसा नहीं होता। देखिए ये हमारे पास समचतुर्भुज है, मतलब एक रोम्बस है, इसकी जो सभी भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि पतंग में ऐसा नहीं होता। पतंग में सिर्फ आसन्न भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं की बराबर लंबाई की होती हैं। क्लियर? और क्योंकि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए वो समांतर चतुर्भुज भी है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सभी गुण विद्यमान होते हैं, मतलब इसमें पतंग के भी गुण होंगे
और समांतर चतुर्भुज के भी गुण होंगे, दोनों के ही गुण विद्यमान होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो समचतुर्भुज है वो पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुणों से मिलके बना चतुर्भुज होता है। क्लियर? तो देखिए कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं हम, वो देखिए यहाँ पे आइए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर माप की होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर माप के होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके आसन्न कोण समपूरक होते हैं और जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये मुझे आपको लास्ट सेशन में ही समझा देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इस सेशन में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि पतंग और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इनके बीच का डिफरेंस। क्लियर? तो आप ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अब और हम इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम कहीं जाके आयत समझेंगे और वर्ग समझेंगे। क्लियर? क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि हमारे पास राइस एक समचतुर्भुज है RICE। क्लियर? यहाँ पे हमें XYZ का मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ठीक है, ये निकालना है। तो x किसके बराबर है? OE के बराबर है। OE किसके बराबर है? OI के बराबर है। OI हमें दे रखा है 5, तो OE किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो x कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर? यहाँ से देखिए y की वैल्यू OR के बराबर होगी, OR हमारा OC के बराबर है। क्लियर? तो हमारा ये कितना हो जाएगा? y 12 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें सिंपल सी बात ये पता है कि जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुजों के वो समद्विभाजित करते हैं, एक बराबर की लेंथ से कट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर? z की वैल्यू भी ऐसी निकल आएगी। देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है? IR जिसकी वैल्यू z है, IE z की वैल्यू 13 है। हमें पता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की बराबर माप होती है, इसलिए z भी 13 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया कि x की वैल्यू आ गई 5, OR मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी 12 और z की वैल्यू आ गई हमारी 13। कोई कंफ्यूजन? आई गेस नहीं होगी। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमने समचतुर्भुज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं आयत के बारे में कि आयत क्या होते हैं। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। देखिए हमने ये तो पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके सारे कोण भी, जिसके सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर माप के हों, समान माप के हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्लियर? तो एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। क्लियर? ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यही हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और इनके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप ये पढ़िए कि जो भी हमारे आयत होते हैं वो एक विशेष स्थिति में होते हैं। क्या विशेष स्थिति होती है? कि उनके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर माप के ही होते हैं, मतलब ये जो हैं ये भी एक दूसरे के बराबर ही माप के होंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। अच्छा, आयत को एक चीज़ और कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आई होप आप सभी ने ये चीज़ 6-7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि रेक्टेंगल क्या होते हैं। तो समझ में आया आयत क्या होता है? आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हमने एक क्वेश्चन दिया, रेंट एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात करना है, OR हमें इतना दे रखा है, OT हमें इतना दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें यदि x का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि OR और OT, ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 3x + 1 किसके बराबर होगा? 2x + 4 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए 3x में से 2x को माइनस करेंगे, 4 में से 1 को, x बराबर आ जाएगा 3। तो हमने आसानी से देखिए x की वैल्यू निकाल दी।
क्लियर? तो यही चीजें होती हैं, सवाल बहुत इजी होते हैं, बस ट्रिक यूज करनी पड़ती है, हमें कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवाल समझना बहुत आसान हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। ये एक हमारा छठा है ना ये हमारा, हाँ छठा चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। पढ़ा है ना आपने स्क्वायर? ओके। तो देखिए वर्ग क्या होता है? वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग क्या है? आयत का एक विशिष्ट टाइप है। आयत में हमने पढ़ा कि उसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन यदि इन चारों भुजाओं की माप एक दूसरे के बराबर हो जाए तो देखिए ये भी इसके बराबर होगी, ये भी इसके बराबर होगी, मतलब ये एक आयत भी हो गया और ये वर्ग भी है, जबकि ये वर्ग नहीं है, जबकि ये सिर्फ आयत है। समझे? तो मतलब ये कि वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वर्ग में एक आयत के सभी गुण होने के साथ साथ अतिरिक्त गुण भी होते हैं। इसकी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग के विकर्ण आयत के विकर्णों की तरह बराबर लंबाई के होते हैं। तो देखिए ये हमारा एक वर्ग हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया TLBF। तो देखिए विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, इसके भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। यही हम इस सेशन से पढ़ने जा रहे हैं, यही हमने इस सेशन में समझने की इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो समझ में आया आपको वर्ग क्या होते हैं अच्छे से? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा हो जाएगा। देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, वैसे ही जो हमारा वर्ग होता है उसमें भी हमारा ऐसा ही होता है। तो देखिए तर्कविकल्प की सहायता से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। कैसे? हमने ABCD ये एक वर्ग है, एक दूसरे के विकर्ण O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे OA जो है वो OC के बराबर होगा। OA जो है वो OC के बराबर होगा। अब हम देखिए SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ पे छोटा सा हेल्प से समझा देती हूँ। जब आप ये लगाएंगे तो हम ये पाएंगे कि जो OAD है, जो OAOD है वो किसके बराबर होगा? COD के। क्लियर? COD के। ये किसके बराबर होगा? इसके। जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड से हो गया, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन हो गई, ये साइड एक दूसरे के बराबर है ही है, तो ये SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई ना हमारी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल होगा AOD वो भी किसके बराबर होगा? एंगल COD के बराबर होगा। तो ये कोण कैसे युग्म बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः प्रत्येक कोण कैसा होता है? इसका समकोण होता है। ये चीज़ आप अच्छे से वर्ग के बारे में समझ लीजिए। आई होप आपको क्लियर से समझ भी आ गई होगी। आगे देखिए, अब कुछ सवाल हैं, हम इनको हल करते हैं और इसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि सत्य या असत्य बताना है हमें। हमारे पास सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? असत्य है। क्यों? क्योंकि आयत में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, सिर्फ सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब आयत वर्ग हों। क्लियर? सिर्फ वही आयत वर्ग होगा जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं? तो ये सत्य है, क्योंकि सभी जो पतंगे होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? तो ऐसा असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते। तो बेसिकली हम ये चीज कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं? ये क्वेश्चन है आपका, तो ये बताना है आपको। तो इसका सिंपल सी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये ना क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, गलती से ये E और F आ गए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ समझिए। आप ये अपनी NCERT में देखिएगा C और D क्वेश्चन क्या है, ये आपको उनके उत्तर लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, डोंट बी कंफ्यूज। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आयत हैं वो वर्ग नहीं होते, जो समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं।
क्लियर, ये चीज समझ में आया। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती, ठीक है, ई का आंसर आएगा नहीं। सिर्फ एक पतंग की विशिष्ट परिस्थिति ही समचतुर्भुज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये हमारा सही है, एफ में आएगा। हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो आसन्न भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये वाले दोनों को मत देखिएगा आप, इनके जो आंसर है वो ये हैं। क्लियर, समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी उन चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों और चार समकोण हो। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किसमें होती हैं, एक तो समचतुर्भुज में होती हैं और एक वर्ग में होती हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चार समकोण किसमें होते हैं, वर्ग में भी चार समकोण होते हैं और आयत में भी चार समकोण होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग जो है वो एक चतुर्भुज है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं और चारों एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज वर्ग क्यों है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर माप की होती हैं, इसलिए जो हमारा वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, क्यों होता है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। और वर्ग एक आयत होता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर माप की होती हैं, इसलिए वह एक आयत भी होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि वर्ग एक चतुर्भुज भी है, एक समांतर चतुर्भुज भी है, एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए, क्लियर, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इन तीनों के ही जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित किसके करते हैं, वर्ग के और समचतुर्भुज के। क्लियर, और बराबर किस में होते हैं, वर्ग और आयत में इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए एक आयत चतुर्भुज कैसे है। एक आयत चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि वह उत्तल है। उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि उसकी जो शीर्ष हैं वो उभरे हुए होते हैं, दोनों विकर्ण अंतस्थिर होते हैं, उसके दोनों विकर्ण अंतस्थिर होते हैं और उसके दोनों शीर्ष उभरे हुए होते हैं, इसलिए वह एक उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।